जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम डेली आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए डेली एक मॉक पेपर लेके आएंगे। इन पेपरों के अंदर सबसे पहले तो वो पेपर होंगे जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो इनसे हमें आइडिया लगेगा कि पहले के पेपरों में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमारी तैयारी कैसी है और हमें किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके एग्जाम है 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में, अभी बहुत कम समय बचा है। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम समय बचेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको पेपर के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, मिनिमम से मिनिमम 40 क्वेश्चन आप सही करके आओगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि आर्मी अग्निवीर का सिंपल पेपर आता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है बच्चों। आप पहले के पेपर एक बार एनालाइज कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन हमसे सही हो रहे हैं, किस टाइप से हमें और तैयारी अच्छी करनी चाहिए। तो इस क्लास के अंदर डेली हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगी। अभी हमारे पास में 60 से 70 दिन है, 70 दिन के अंदर अच्छी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके अंदर जो पेपर है 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का होता है, पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जैसे बात कर लेता हूं मैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। जीके है, जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 नंबर की तो आपकी जीके आएगी। 15 ही क्वेश्चन मैथ के आते हैं, पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और 30 नंबर की क्या आएगी, आपकी मैथ आएगी। 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस के और 30 नंबर के साइंस आएंगे। ऐसे मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। जिन बच्चों के 80+ नंबर आएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो आपकी 200 नंबरों से बढ़ेगी। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 20, 30, 35 क्वेश्चनों में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। नेगेटिव मार्किंग सबके रहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्कों में भी हो जाते हैं। तुक्कों में बच्चों नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होते हैं क्वेश्चन सही। अभी आपके पास में टाइम है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा तुक्कों में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब भी यही एक चीज लेके पेपर में बैठते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फ्री माइंड करेंगे आराम से। तुक्के के अंदर 15 तुक्के मारेंगे, 5 सही हो जाएंगे, 10 सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत कम क्वेश्चन तुक्कों में सही होते हैं। जब आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा, टॉपिक क्लियर नहीं कर रखा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऑफलाइन के अंदर डेली के 2 टेस्ट लेते हैं, साथ ही ऑनलाइन आपका जो बच्चे हमारे से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या और कोई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए डेली का एक आपका ऑनलाइन पेपर लेके आएंगे। इन पेपरों के अंदर सबसे पहले हम जो पेपर सोल्व करेंगे 2025 के अग्निवीर के जितने भी पेपर हुए उनको सोल्व करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन देखोगे आप लोग, इस पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चनों के माध्यम से पर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 अलग और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 200 क्वेश्चन एक पेपर में हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। अदर एग्जामों के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे कि कोई एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाला है, हो सकता है कोई दिल्ली पुलिस का दो, इनका सबका पैटर्न सेम ही रहता है। जीके मैथ रीजनिंग सेम ही रहती है, तो ये क्वेश्चन वहां पे भी काम आएंगे। जो बच्चे, कहने का मतलब यही है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो क्लासों के अंदर साथ में सोल्व हो जाएंगे और उसके माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक भी आपके इन क्लासों से क्लियर होते रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारी तरफ से ऐड नहीं किए हुए हैं। इसी टाइप के पैटर्न रहता है, इसी पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। हमारी भारत की जो सशस्त्र सेना है, सशस्त्र सेना किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बच्चों आपके आर्मी को। इंडियन आर्मी होगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं हम, सशस्त्र सेना बोलते हैं। इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर पूछा कौन होगा, ऑप्शन के हिसाब से प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, रक्षा मंत्री होता है, या थल सेना का अध्यक्ष होता है। थल सेना का तो ये आर्मी का ही अध्यक्ष होगा बच्चों, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष किसके होते हैं, आर्मी के होते हैं बच्चों। वर्तमान में पूछा जा सकता है कौन है, पता होना चाहिए हमें, उपेंद्र द्विवेदी है। अभी वर्तमान में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है बच्चों, याद रह जाएगा। वर्तमान में हमारे थल सेना के आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। रक्षा मंत्री आप लोगों को सबको पता होगा वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति आपको पता होगा कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू होगी। हमसे पूछा है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यही राष्ट्रपति भारत के प्रथम क्या होते हैं, नागरिक होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति भी कौन होता है, व्यक्ति भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री आप सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कम से कम 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में, इस क्लास के अंदर जीके के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 × 5 कर लो कितने होने वाले हैं। कम से कम हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझ में आ गई। एक 15 क्वेश्चनों के है क्वेश्चन आए हुए, इनके साथ में अपन 75 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है बच्चों, सशस्त्र सेनाओं का मतलब समझ गए, कौन होता है सर्वोच्च कमांडर, तो हमारा राष्ट्रपति होता है। आजकल इन तीनों का सेनाओं का एक प्रमुख और बनाने लगी, उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तीनों सेनाओं का जो सेना सर्वोच्च आपका सेनापति होता है या कमांडर होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का
अध्यक्ष बोल सकते हो आप लोग। वो कौन होता है? सीडीएस होता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रथम सीडीएस कौन थे। हमारे प्रथम सीडीएस पूछ ले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो वो थे बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत थे बच्चों। वर्तमान में पूछ लिया आपसे सीडीएस, वर्तमान सीडीएस पूछे आपसे, तो ये कौन है? अनिल चौहान है बच्चों। ये भी बात याद रखनी हमें पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इंडिया गेट कहाँ है, गेटवे ऑफ आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ पे पता होना चाहिए हमें। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। ये बच्चों मुंबई में नहीं है। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया गेट है ये किसकी स्मृति में बनाया हुआ है? ध्यान रखना, इंडिया गेट का निर्माण शुरू होता है 1921 के अंदर, ये कंप्लीट हो गया था 1931 के अंदर। इसका डिजाइन पूछ ले कि डिजाइन वास्तुकार कौन था इंडिया गेट का, तो वास्तुकार का नाम था बच्चों एडविन लुटियन। ठीक है, दिल्ली का वास्तुकार भी कौन था? एडविन लुटियन था। इसकी पूर्ण निर्माण हुआ था 1931 के अंदर। किसकी याद में बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों की याद में बनाया गया। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना बच्चों, किसकी याद में बना हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब होता है? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। उसके अंदर जो हमारे देश के जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में किसका निर्माण किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। स्थापना इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी 1921 में। कंप्लीट कब हुआ था? 1931 में। कई बार वास्तुकार भी पूछ लेता है, इसका वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस है। एडविन कौन है? लुटियंस है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कई बार दिल्ली का वास्तुकार कौन है? ध्यान रखना, दिल्ली का वास्तुकार भी कौन है? एडविन लुटियंस है। ठीक है, जो हमारी पुरानी संसद भवन है उसका वास्तुकार भी, सारे वास्तुकारों को मैं चाहूं तो यहाँ पे साइड में लिखा देता हूँ, एक बार आप इनको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। एक बार हम वास्तुकारों की बात कर रहे थे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी? इंडिया गेट की बात कर रहे थे। इसके वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस है। दिल्ली का वास्तुकार भी कौन है? एडविन लुटियंस है। तो सबके वास्तुकारों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन। ठीक है, कई बार पूछ लेता आपसे। ठीक है, इंडिया गेट का अभी बात की थी, एडविन लुटियन था। ठीक है, कई बार पूछ लेता पुरानी जो संसद भवन है, पुरानी संसद भवन का वास्तुकार भवन का कौन है? वो भी एडविन लुटियन है। कई बार पूछ लेता है नई संसद भवन का वास्तुकार तो कौन है? विपिन पटेल है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है तुम्हारा लाल किला ताजमहल, उस्ताद अहमद लाहौरी इनका क्या वास्तुकार है? लाल किला और जो ताजमहल है इनका वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रह जाएगा, ये वास्तुकार ध्यान रखने बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट चले आगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या बच्चों ध्यान रखनी है, तब जाके हमारा क्या होगा? काम होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी बातें याद होगी तब जाके हमें काम चलेगा। छोटी छोटी बातें बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, एक राम मंदिर बना है अभी बच्चों, राम मंदिर का वास्तुकार पूछ लिया आपसे। चंद्रकांत सोमपुरा बच्चों। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इसका आंसर ये था, इसका डिजाइनर बता दिया। स्थापना पूर्ण निर्माण कब हुआ? 1931 के अंदर हुआ था बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद थे उनकी याद में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? दो क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा पूछा है, लेकिन बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, इनको बोलते, इस टॉपिक को बोलते प्रसिद्ध नारे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। देखो महात्मा गांधी ने एक तो नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी है। भारत छोड़ो का नारा वैसे तो किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ने दिया था बच्चों। मेहर यूसुफ अली देता है, यूसुफ अली, लेकिन प्रसिद्धि कौन दिलाता है? महात्मा गांधी दिलाता है। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? महात्मा गांधी, इसलिए हम बोल देते हैं महात्मा गांधी।
एक हे राम का नारा भी बोलते हैं, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सत्यमेव जयते का नारा भी किसने दिया था? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के नारे। जवाहरलाल नेहरू का नारा का जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज। कौन सा? पूर्ण स्वराज का जो नारा है ये कंप्लीट रूप से किसके द्वारा दिया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। दूसरा दिया गया था आराम हराम है, ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारे दिए थे, कौन कौन से? एक तो था बच्चों दिल्ली चलो, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, जय हिंद। भगत सिंह का कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। वैसे तो ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि कौन दिलाता? भगत सिंह दिलाता बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद। तो हम क्या बोलते हैं? भगत सिंह बोलते हैं। जैसे ही अभी भारत छोड़ो का नारा में आमतौर क्या करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं, लेकिन दिया इसके द्वारा था मेहर यूसुफ अली के द्वारा। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? आपका महात्मा गांधी दिलाई। ऐसे ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रसिद्धि कौन दिलाता है? भगत सिंह दिलाता है। इसलिए हम कई बार एग्जाम में आता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर क्या करते हैं? भगत सिंह करते हैं। बच्चों ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। और उसके नारे बाकी भी बता दिए मैंने, ध्यान रखना। एक है बच्चों, आप लोगों ने सुन रखा होगा, जय जवान जय किसान का नारा कौन देता है? लाल बहादुर शास्त्री देता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन देता है? अटल बिहारी वाजपेयी देता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा कौन देता है? नरेंद्र मोदी। ध्यान रख लीजिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, जय जवान जय किसान इतना सा दिया हुआ है का नारा किसने दिया? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसके आगे लिख दिया जय विज्ञान, तो आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके आगे लिख दिया जय अनुसंधान, तो आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। याद रह जाएगा, नरेंद्र मोदी। सारी बातें ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान तक पूछा है तो लाल बहादुर शास्त्री होगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहां हुई बच्चों? विदेश में होती। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा था? अटल बिहारी वाजपेयी। चल नहीं रहा, समझ जाओगे बच्चों, ठीक है, समझ आओगे। जय जवान जय किसान पूछा है लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान पूछा है अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान पूछा है तो नरेंद्र मोदी होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा, भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी का मुख्यालय। याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन और सोल्व कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की बात हो जाए, इंडियन आर्मी की बात हो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमारा पेपर यही है। इंडियन नेवी की बात हो या फिर इंडियन एयरफोर्स की बात हो, इन तीनों का हेडक्वार्टर पूछा आपसे, मुख्यालय पूछा है तो वो कहां पे होगा बच्चों? दिल्ली के अंदर होगा। तीनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा। इन तीनों का ही मुख्यालय कहां पे है? इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का ही हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। एग्जामों में अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो क्या कर लेता हूँ, आर्मी का पूछ लेता, कई बार नेवी का पूछ लेता, कई बार एयरफोर्स का पूछ लेता। किसी का ही पूछे, तीनों का हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे तो कहां पे होगा? दिल्ली के अंदर होगा। अगर इनका डे पूछे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है तो आंसर होता है 15 जनवरी, नेवी डे कब मनाया जाता है तो आंसर होता है 4 दिसंबर, और आपका एयरफोर्स डे पूछे तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर होता है बच्चों आपका 8 अक्टूबर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और अलग से हो गई। कई बार इनके क्या पूछ लेते हैं आजकल, ध्येय वाक्य या मोटो पूछ लेते हैं, उद्देश्य पूछ लेते हैं कि आर्मी का ध्येय वाक्य क्या है या आर्मी का मोटो क्या है, नेवी का ध्येय वाक्य क्या है या नेवी का मोटो क्या है, एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है। तो ध्यान रख लीजिएगा, आर्मी का आपसे मोटो पूछे, ध्येय वाक्य पूछे तो वो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मम। आर्मी का ध्येय वाक्य क्या होता है? सेवा परमो धर्मम होता है। नेवी का एक स्लोगन है संस्कृत के अंदर, क्या है? साम लो वरुणा, वरुण इंद्र देवता, नेवी का काम क्या होता है? समुद्र के अंदर होता है। तो नेवी का आपका ध्येय वाक्य या स्लोगन क्या है बच्चों? वो है आपका साम लो वरुणा। एयरफोर्स का क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी या नभम दीप्तम, स्पर्शम नभम दीप्तम, ये किसका है? एयरफोर्स का। 3 क्वेश्चन और हो गए, किससे? ध्येय वाक्यों से, मोटो से, या इनसे इंपॉर्टेंट डे से ये पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन ऐसे और पूछते हैं आजकल एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में आर्मी का चीफ कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, उपेंद्र द्विवेदी है। वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। अगर नेवी से पूछ ले आपसे, नेवी से अभी वर्तमान में चीफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगर एयरफोर्स का पूछे तो अमरप्रीत सिंह है। तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ में 10-12 क्वेश्चन बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रोक के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे आए हुए। इन क्वेश्चनों को समझ समझ के याद रखना। बहुत से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यही पैटर्न का है पेपर का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कम से कम 40 क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, अपने को लग रहा है 40 क्वेश्चन सही करना है तो छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, उनको अपने को अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है? तो छोटे छोटे क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान देना है। कॉपी रफ आपके पास में, जो भी अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीरियस बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर, उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए इन क्वेश्चनों के साथ में जो हम व्याख्या दे रहे हैं,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो अपनी कॉपी के अंदर उतारो, नोटबुक के अंदर उतारो, जो फ्री रहते हैं उनको समझ समझ के याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, बता सकते हो कि हमारी ये समस्या आ रही है, सर कैसे तैयारी करें, तो बेझिझक आपको पूरा तैयारी का शेड्यूल बताया जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा है, तो हो सकता है छोटा भी पूछ सकता है बच्चों, दोनों पता होना चाहिए अपने से। बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान है बच्चों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बड़ा राज्य इससे भी लिखा हो सकता है, तो बच्चों आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा बच्चों? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बातें? ये 4 क्वेश्चन बता दिए, ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछे आपसे, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य भी कौन सा है? सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य भी कौन सा है? भी मध्य प्रदेश में। क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मंदिरों से क्वेश्चन आता है कई बार कि मीनाक्षी मंदिर कहां पे है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आया सूर्य मंदिर कहां पे है। ठीक है, लोटस टेम्पल कहां पे है। ठीक है, वैष्णो देवी का मंदिर कहां पे है, या इनका निर्माण किसने कराया था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछा है कि सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहां स्थित है, या इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं। कहां पे? कोणार्क उड़ीसा के अंदर है बच्चों। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे? कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। अमृतसर के अंदर आपको सबको बच्चों पता, खजुराहो का मंदिर कहां पे? खजुराहो के अंदर होगा। ये कहां? मध्य प्रदेश में। अमृतसर के अंदर कौन सा है? तो श्रवण मंदिर पूछे आपसे, कहां बताना है? श्रवण मंदिर, तो कहां पे बताएंगे? अमृतसर के अंदर बताएंगे। इसी मंदिर के ऊपर एक ऑपरेशन भी हुआ था, जो आप लोगों को पता होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन कई बार पूछ लेते हैं, ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ब्लू स्टार, तो ये 1984 के अंदर होता है। ये भी पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर आपकी अमृतसर के श्रवण मंदिर के ऊपर भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसके अंदर जो वहां पे खालिस्तानी लोग घुस गए थे उनके ऊपर आक्रमण के लिए। तो ब्लू स्टार किससे कब हुआ था पूछे तो 1984। किससे संबंधित है? अमृतसर के श्रवण मंदिर के ऊपर, ठीक है, आक्रमण किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री, सारे मंत्री पता होना चाहिए भारत में, या तो पहला या वर्तमान, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत का पहला गृह मंत्री भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में कोई भी मंत्री पूछ सकते हैं कि वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, भारत के पहले खेल मंत्री कौन थे, वर्तमान के खेल मंत्री कौन थे, वर्तमान में गृह मंत्री कौन थे, सारे पता होना चाहिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों टॉपिकों से कौन कौन से, एक तो भारत के वर्तमान और पहला, यहाँ पे पूछा भारत के वर्तमान में गृह मंत्री। अभी बताया था राजनाथ सिंह कौन है, ये हमारे वर्तमान में क्या, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री, अगर आपसे पूछ ले प्रथम रक्षा मंत्री, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रथम रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री तो होंगे सरदार बलदेव सिंह। क्या आंसर होगा? सरदार बलदेव सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या प्रथम कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? पिछली बार एग्जाम में गृह मंत्री की जगह क्या लिखा हुआ था? सहकारिता मंत्री। सहकारिता विभाग भी इनके पास नहीं है, एक ही बात है बच्चों, सहकारी मंत्री पूछ ले या गृह मंत्री पूछ ले, ये कौन है? राजनाथ सिंह थे। अगर पूछे आपसे प्रथम गृह मंत्री, तो क्या आंसर होगा? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है। अगर हमसे पूछ ले प्रथम विदेश मंत्री, अगर पूछ लेता प्रथम विदेश मंत्री, तो क्या आंसर होता बच्चों? प्रथम विदेश मंत्री पूछा तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे क्या थे? पहले प्रधानमंत्री भी थे। इनके पास में ही विदेश मंत्रालय हुआ करता था बच्चों, पहला। ठीक है, वर्तमान में विदेश मंत्री पूछे एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन है एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर। और पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे बच्चों। नेक्स्ट है नितिन गडकरी की कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास में? रोडवे और परिवहन मंत्री है बच्चों। वर्तमान में रोडवे और परिवहन मंत्री है वो कौन है? नितिन गडकरी है। क्लियर है?
तो ये सारे इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, इससे हमें पता होगा तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। सारे ऑप्शनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होगा तब हम लोग अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम जो लैंग्वेज है ये किस राज्य में बोली जाती है? अभी बच्चों हाल ही के अंदर एक करंट के अंदर क्वेश्चन भी चल रहा है कि मलयालम भाषा किस देश में बोले, कौन से राज्य में बोले जाती है? कर्नाटक के आस पड़ोसी में बोलते हैं, सारे कर्नाटक में नहीं बोलते। तमिलनाडु में भी बोली जाती है, पूरी तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश से कोई रोल नहीं है। ये केरल के अंदर बोली जाती है बच्चों, और केरल की जो बॉर्डर लगता है किसके साथ में? तमिलनाडु और आपके कर्नाटक के आसपास के एरिया में बोली जाती है। मेनली जो भाषा बोली जाती है वो कहां पे बोली जाती है? केरल। अब अभी हाल ही के अंदर एक करंट का क्वेश्चन चल रहा है कि केरल को मलयालम के अंदर, केरल को इनकी जो भाषा है कौन सी? मलयालम के अंदर क्या कहा जाता है? केरलम कहा जाता है। और इस राज्य का नाम परिवर्तन के लिए क्या चल रही है? बात चल रही है, और इस राज्य का नाम क्या किया जाएगा? केरलम किया जाएगा। इस राज्य का नाम क्या किया जाएगा बच्चों? केरलम किया जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, क्यों कर रहे हैं केरलम, क्योंकि इसको मलयालम में क्या कहते हैं? केरल का जो शाब्दिक अर्थ होता है मलयालम में केरलम ही होता है, और उनकी वहां की जो ऑफिशियल जो भाषा वो भी कौन सी? मलयालम है। इसलिए इस राज्य का जो नाम है, प्रस्ताव है, राज्य सरकार ने पहले ही पास कर दिया था, अभी केंद्र सरकार के पास में, वहां से भी पास हो रहा है, और इस राज्य का नाम जल्दी हमको क्या देखने को मिलेगा? केरलम देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। ये नोबेल वाले पुरस्कारों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय, इतना सा लिखा हो ना प्रथम भारतीय, तो आंसर सही हो जाएगा। कई बार क्या लिख लेते हैं? प्रथम भारतीय, ऐसे लिख लेते हैं, भारतीय आगे यहाँ पे क्या लिख देते हैं? भौतिकी के अंदर प्रथम भारतीय पूछ लेते हैं। कई बार क्या पूछ लेते हैं? शांति के अंदर प्रथम भारतीय, शांति में। और कई बार क्या पूछ लेते हैं? चिकित्सा में। और कई बार क्या पूछ लेते हैं बच्चों आपसे? कई बार पूछ लेते हैं आपके अर्थशास्त्र में। तो ये नोबेल वाला पूरा टॉपिक यही क्लियर करा दूंगा मैं इस क्वेश्चन के साथ में। देखो क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय सबसे पहले किसको मिला था? तो इनको मिलता रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिलता? 1913 के अंदर पहली बार इनको मिला था मुझे। ठीक है, ये प्रथम भारतीय। पूछ ले किसके अंदर? साहित्य क्षेत्र के अंदर, साहित्य में। उसके बाद में सीवी रमन को मिला था। इनको किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के अंदर मिला था। ठीक है, भौतिकी के अंदर पहले पूछे तो कौन होगा? सीवी रमन होगा। मदर टेरेसा को किसके अंदर मिला था? शांति के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पर मदर टेरेसा को मिलता शांति के अंदर। हरगोविंद खुराना को कब मिला था? इनको चौथे नंबर पर मिलता चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर। 5 नंबर पर जो व्यक्ति मिला था उसका नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसको मिला था? उसका नाम अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अगर पूछ ले प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला किसके अंदर? अर्थशास्त्र में, तो आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। इसको मिला 1958 में। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बच्चों होती है 1901 के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते कहां से हुई थी? स्वीडन से होती है। शुरू के अंदर ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5। छठा क्षेत्र जोड़ा गया। छठा जो क्षेत्र है ये जोड़ा गया था 1968 के अंदर। 1969 से शुरू होते 5 क्षेत्र कौन कौन से? कई बार नाम पूछ लेते, तो ध्यान रखना। पहला क्षेत्र है बच्चों साहित्य, साहित्य के अंदर। दूसरा बच्चों चिकित्सा, चिकित्सा। तीसरा है बच्चों भौतिकी, भौतिकी। चौथा है आपका बच्चों रसायन। पांचवा है शांति, और छठा है बच्चों आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। प्रत्येक साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को मिलता है। सही से सुनना, ये टॉपिक यही क्लियर करा दूंगा मैं। आपका छोटा सा टॉपिक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन से होती है। कब होती है? 1901 में होती है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्बर्ट नोबेल की याद में दिया जाता है। उनकी याद में कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। 5 क्षेत्र में तो स्वीडन देता है, एक क्षेत्र में कौन देता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ओस्लो से मिलता है। वो क्षेत्र कौन सा? शांति के क्षेत्र के अंदर। बाकी 5 क्षेत्र है। शुरुआत जब होती है 1901 में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? छठा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया। इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया? तो 1968 के अंदर जोड़ा गया। पहली बार कब दिया गया? 1969 के अंदर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? छोटी छोटी बातें क्लियर होगी। प्रथम भारतीय पूछे तो क्या आंसर होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रथम भारतीय क्या पूछा जा सकता है? वैज्ञानिक, या भौतिकी के अंदर किसे मिला प्रथम भारतीय, या अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय जिसको नोबेल प्राइज मिला, या शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिसको क्या मिला? आपका नोबेल प्राइज मिला, या चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग टाइप से बता दिया। प्रथम भारतीय दिया हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। प्रथम भारतीय क्या पूछा? भौतिकी में पूछा तो कौन होगा? सीवी रमन होगा। प्रथम भारतीय किसके अंदर पूछा? आपका
शांति के अंदर पूछा तो मदर टेरेसा होगा, चिकित्सा के अंदर पूछा तो हरगोविंद खुराना होगा, और किसके अंदर पूछा, अर्थशास्त्र में पूछा है, अर्थशास्त्र में पूछा तो कौन होगा, अमर्त्य सेन होगा। कौन होगा, अमर्त्य सेन होगा। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। शुरुआत जब होती है नोबेल प्राइज की तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में 6 क्षेत्र में मिलता है। छठा क्षेत्र कौन सा है, अर्थशास्त्र है। क्लियर है, सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट चलें आगे, चलें आगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये जो मदर टेरेसा थी भारत में रहती थी, वैसे भारत की नहीं है बच्चों, बाहर की थी। ठीक है, शांति के अंदर ऐसे भी पूछा सकता है प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम दलाई लामा है बच्चों। क्या नाम है, दलाई लामा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है बच्चों। देखो अंतरिक्ष में जाने वाले सतीश धवन नहीं गए, रवि मल्होत्रा भी नहीं गए। अंतरिक्ष में जाने वाले कौन है, राकेश शर्मा है, ये भी प्रथम है। और कल्पना चावला भी क्या बच्चों, प्रथम है। अगर कई बार ये क्वेश्चन क्या है हमें कंफ्यूज में डाल देते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम पूछा तो प्रथम व्यक्ति वही बताना है। ठीक है, इनको सबसे पहले मिला था 1984 में, ये गए थे। ये कब गए, 1997 में गए। तो पहला कौन हो गया, राकेश शर्मा। अगर प्रथम महिला पूछी है, प्रथम भारतीय महिला, तो क्या होगा, कल्पना चावला होगा। यहाँ पे प्रथम महिला और पुरुष की तो बात ही नहीं हो रही, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राकेश शर्मा होगा। प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, राकेश शर्मा है। इसके बाद में कौन गई थी, कल्पना चावला। प्रथम महिला पूछता तो क्या करते, कल्पना चावला करते हैं। क्लियर है बच्चों, प्रथम व्यक्ति पूछा तो क्या होगा, राकेश शर्मा होगा। ठीक है, सतीश धवन है, ये हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, इनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो कहां पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछा है, हमें बताना है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा बच्चों। पुराना बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, कोलकाता है, काटला है, या विशाखापट्टनम। ये सारे के सारे बंदरगाह बच्चों। ठीक है, मुंबई बंदरगाह आज की डेट में सबसे व्यस्तम जो बंदरगाह आता है वो कौन सा आता है, मुंबई आता है। सबसे बिजी बंदरगाह है कौन सा, मुंबई है। पुराना पूछा सबसे पहले के टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम सबसे पहले के टाइम पर कौन सा था, तो उस समय जो हमारा बंदरगाह था सब बच्चों कौन सा था, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो रतुंदी आप लोगों को पता होगा, रतुंदी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा, रतुंदी है। बेरीबेरी कौन सी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरीबेरी होता है बच्चों। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, शक्कर भी होता है। और रिकेट्स कौन सा होता है, विटामिन डी से। विटामिन डी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो साइंस का क्वेश्चन आ गया बीच में पता होना चाहिए। रतुंदी ए की कमी से होता है, ठीक है, जो बेरीबेरी बी की कमी से होता है, शक्कर भी सी की कमी से होता है, और रिकेट्स की कमी से होते हैं, डी की कमी से होता है। अभी ये टॉपिक क्लियर कराया था, उसी का क्वेश्चन आ गया बच्चों वापस। देखो क्या पूछा है, हमें बताना है थल सेना दिवस। अभी बता दिया था मैंने आपको, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व थोड़ा सा एक और बता देता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय पर्व है कौन कौन से और कब मनाए जाते हैं, ध्यान रखना। हमारे 3 ही राष्ट्रीय पर्व है बच्चों। एक तो स्वतंत्र दिवस को मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पर्व है। 3 सरकारी छुट्टी रहती है, गणतंत्र दिवस को, और एक रहती है बच्चों गांधी जयंती को। तो ये 3 हमारे क्या राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को है। गणतंत्र जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को है। हमारा संविधान बना कब था, 26 नवंबर को बना था, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है। ये 3 ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, गांधी जयंती को हम क्या बोल देते हैं, अहिंसक दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अहिंसक दिवस कब मनाया जाता है, अहिंसक दिवस। गांधी जी किसके समर्थक थे, अहिंसा के। अभी वर्ल्ड वॉर 3 चलने की प्रोग्रेस चल रही है बच्चों, तो गांधी जी की बहुत याद आ रही है। गांधी जी हमेशा अहिंसा करने वाले व्यक्ति थे, हिंसा का साथ नहीं देते थे। अब लोग बोल रहे हैं कि अभी भी वर्तमान में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता तो इन लड़ाइयों को क्या कर देता, शांत कर देता। मिडल जो एशिया, वहां पे अभी लड़ाई चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा किस किस की चल रही है अभी। ईरान और इजराइल की चल रही है। इजराइल के साथ में कौन आ रखा है, अमेरिका आ रखा है। ईरान बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। अहिंसक दिवस, और इसी को क्या गांधी जयंती, स्वच्छ भारत मिशन भी इसी को मिलता है, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये कब मनाई जाती है, 3 राष्ट्रीय पर्व हमारे, तीनों बता दिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अगर पूछे संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस, तो संविधान हमारा क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था, उसको किस रूप में मना रहे हैं हम, संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से आंकड़े बताने हैं हमें। क्या पूछा है, भारत में सबसे ऊंची साक्षरता दर, सबसे ऊंची का मतलब होता है सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, बिहार की है, केरल की है, मिजोरम की है, गोवा की। सबसे कम पूछे, सबसे कम पूछता आपसे
कम पूछता साक्षरता दर क्या होती है, बिहार की होती है। सर्वाधिक पूछी तो किसकी, केरल की बच्चों, किसकी है, केरल की है बच्चों। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। अभी वर्तमान के अंदर इसे बोल रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया वो कौन सा है, वर्तमान में, करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में पूर्ण पूर्ण साक्षर राज्य, साक्षर राज्य, राज्य घोषित हुआ, घोषित हुआ। पूर्ण साक्षर राज्य किसे बोलते हैं, जिसकी साक्षरता दर कितनी 95% से ऊपर है उसको क्या मान लिया गया है, पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। अभी वर्तमान में 3 राज्यों को घोषणा की गई है। पहला कौन सा था, मिजोरम था। इसकी पूर्ण रूप से साक्षरता राज्य के अंदर आएगा, पूरे के पूरे लोग पढ़े लिखे हैं, कितने 95% से ऊपर होनी चाहिए, 95% है तो भी मान लिया जाएगा मिजोरम है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914, 1918, 1939, 1945। याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से, समाप्त कब हुआ, 1918 के अंदर हुआ। अगर दूसरा विश्व युद्ध पूछता तो शुरू हुआ 1939 के अंदर और समाप्त कब हुआ, 1945 के अंदर हुआ। समाप्त कब हुआ, 1945 के अंदर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, शुरुआत होता है, शुरुआत हुई थी आपकी कब, 1914 से, समाप्त हुआ 1918 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 में, समाप्त हुआ 1945 के अंदर, तीसरे का पता नहीं है, ठीक है। ये विश्व पटल के ऊपर शांति बनाए रखने का काम कौन करता है, आप लोगों को पता होगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर शांति बनाने का जो काम दिया गया था विश्व युद्ध के बाद में, किसको दिया गया था, राष्ट्रीय संघ को दिया गया था। किसको दिया गया था, राष्ट्रीय संघ को दिया गया। लीग ऑफ नेशन बोलते, क्या बोलते हैं, ठीक है, कि विश्व पटल पर शांति बनाने का काम तुम्हारा, विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, दोबारा कभी विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय संघ, लेकिन इससे पार पड़ी नहीं, ठीक है, इससे पार पड़ी नहीं, शांति बनाई नहीं रखी जा सकती, रखी गई। इससे 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दोबारा चेंज किया गया, क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। किसकी स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जैसे अभी युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, बिना किसके, बिना परमिशन के, बिना इजाजत के किसने क्या कर दिया, सबसे पहले इजराइल और अमेरिका ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, ईरान के ऊपर, और वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष था, वहां का जो राष्ट्रपति, उसको मार दिया गया था, ठीक है। अब जैसे ही मार दिया गया, अब इसकी जांच कौन करेगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका काम है इसकी जांच करने के लिए। इसका काम ही क्या होता है, विश्व पटल पर शांति बनाए रखना। दो देशों के बीच में युद्ध जैसे माहौल बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में हस्ताक्षर करेगा और उनके बीच में क्या बनाएगा, शांति बनाएगा। वो उसका काम ही क्या है, हिंसा को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, 1945 को, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में होता है। कई बार इसका एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। इसका काम ही क्या है, यहाँ पे शांति बनाए रखना। अगर ये फेल हो जाता है तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरी संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, दूसरा संगठन बनाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जिसकी स्थापना की गई थी विश्व पटल पर शांति बनाए रहे, उसका नाम था राष्ट्र संघ, और आजकल इसका दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इसको क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। 24 अक्टूबर को होती है 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है बच्चों, ये हमारे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन थे। इसके माध्यम से मैं छोटे छोटे जो टॉपिक है वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, जरूरतमंद विद्यार्थियों के पास में पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी एग्जाम के टाइम है बहुत कम बचा हो। ये सबसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आपकी एग्जाम है आज से 50 से 60 दिन बच्चे में, 60 दिन के अंदर इतने टॉपिक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। 40 प्लस क्वेश्चन करोगे तब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो लापरवाही को हमें छोड़ना और अच्छे से तैयारी करना और हमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, जो मैथ, रीजनिंग है, वो सर सोल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। तो चलिए, यहां तक आपने जीके के 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट है वो कर लिए हैं। उम्मीद है आपको जीके के 15 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब आगे शुरू करने वाले हैं हम साइंस, मैथ और रीजनिंग के। साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, उसी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप ये जानेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब पीएच के ऊपर पढ़े तो पीएच के अंदर 4 पेज होते हैं, पूरा का पूरा पीएच पढ़े, लोग निकालें, कैसे निकालें। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो आपसे कुछ खट्टे पदार्थों के भी याद होने चाहिए, टमाटर का, खून का, इस तरीके से आपको है वो पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, ये न्यूट्रल होता है। सर ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है एक ऐसा स्केल जो ये बताता है कि आपके पास जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे यदि 0 से लेकर के 1 तक हम 0 से लेकर के हम 7 तक जाएं, 0 से लेकर के 7 तक जाएं, तो ये किसको बताता है? अम्लीयता की मात्रा को बताता है। किसकी मात्रा को? अम्लीयता की मात्रा को। और 7 से लेकर के 14 तक जाएं तो ये हमें क्या बताता है? क्षारीयता की मात्रा को। कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और उसका पीएच मान कितना है? 8, तो वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो वो क्षारीय होगा। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अगर कोई 7 पे है तो वो ना ही तो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, या ना ही तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर वाटर का जो पीएच मान है, प्योर वाटर का जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो होता है 7 यानी कितना? 7। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन है? यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र है वो कौन सा है? एमीटर। याद कैसे रखेंगे? आपके घरों के अंदर जब वो बिजली वाला आता है रिकॉर्ड करने, तो मीटर में से तो रिकॉर्ड करता है, यानी जो रीडिंग लेके जाता है वो किस में रिकॉर्ड करता है? मीटर में तो रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब विद्युत धारा किस में मापी जाती है? मीटर के, एमीटर के अंदर मापी जाती है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है अभी? और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। क्या मापा जाता है? तापमान, यानी टेम्परेचर जो मापा जाता है वो किससे? थर्मामीटर से है, वो आपका मापन है वो किया जाता है। आगे देखिए, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? ये तो सभी को पता होगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? जैसे देखो, आपने कभी देखा होगा ये जो नॉर्मली घरों के अंदर दरवाजे बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, और आप उसमें टक ऐसे ऐसे बजाते हो, ऐसे। जैसे ये जो स्कूल की घंटी होती है, स्कूल की घंटी को आपने ऐसे बजाया टन, तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी। और एक मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपको आवाज सुनाई दी? नहीं सुनाई दी। इसका मतलब ध्वनि जब जा रही है तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास माध्यम है, तभी तो जा रही है ध्वनि। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वेग होता है, ध्वनि की चाल है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस के अंदर। ठीक है, निर्वात में तो ध्वनि गमन ही नहीं कर पाती। निर्वात में जो सर्वाधिक चाल होती है ना, वो किसकी होती है? लाइट वेव। किसकी होती है? लाइट की, यानी प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात के अंदर। और ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस के अंदर। सर याद कैसे रखेंगे? देखो, ध्वनि में 2 ही नाम आ रहे हैं, ध व 1 और नी 2, ध्वनि। और ठोस में भी कितने अक्षर आ रहे हैं? 2। तो ध्वनि तो किस में? ठोस में। और इस प्रकाश को देखो, प्रकाश को ऐसे लिखते हो आप, प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश में कितने अक्षर है? 1 2 3। तो इसमें भी कितने हैं? 3, 1 2 3। बताओ, कंफ्यूज थोड़ी होगी? नहीं होगी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लीवर का मतलब यकृत। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत होती है, लीवर। ये आपको याद रखनी है। देखो, अब आपसे और ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता। नॉर्मली जो साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी यदि आपने पढ़ लिए तो भी आपको चीजें हैं वो याद हो जाएगी। कैसे? देखो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? अब हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। जैसे कान की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? स्टेपीज। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताओ, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? एक तो जबड़े की होती है, इनेमल। ठीक है, और सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर, हमारे पैर की जो होती है ना वो। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस का मतलब लाफिंग गैस, और उसका केमिकल नेम क्या है?
व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, यानी रासायनिक नाम क्या है हंसाने वाली गैस का, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन, मीथेन तो एक जहरीली गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है। ये तो वातावरण के अंदर पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर, तो जल का परिवहन कौन करता है? अब आप इसमें देखो ध्यान से, जल का कौन कर सकता है? जाइलम, क्योंकि जाइलम में देखो नाम कौन आया है? जल, तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। और जल के अलावा और कौन कौन से? जैसे हमारे पास है खनिज लवण, क्या? खनिज लवण, ठीक है। और कोई भी जो पोषक तत्व है, खनिज लवण के अलावा पोषक तत्व है यानी न्यूट्रिशन जो है वो कौन करेगा? फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम में नाम देखो क्या आ रहा है? फल, तो फल यानी फ्लोएम, और फ्लोएम कौन? खनिज लवण और पोषक तत्व है वो कौन करता है? आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन, यानी जलोयम और फ्लोएम दोनों के अंदर डाउट क्लियर हो गया। जलोयम में नाम आ रहा है जल, तो और फ्लोएम में नाम आ रहा है फल, तो खनिज लवण। और आगे देखो, परमाणु के नाभिक की खोज है वो किसने की थी? देखो एक ट्रिक आती है कि नाचे नाचे ईंट पर, ठीक है, नाचे ईंट पर, तो इसका तो मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, तो थॉमसन में टी से याद रह जाएगा, थॉमसन। और पे का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और जिसने प्रोटॉन की खोज की थी उसी ने खोज की थी किसकी? परमाणु के नाभिक की, न्यूक्लियस ऑफ एटम, और किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। परमाणु की खोज किसने की थी? डोल्टन ने। डोल्टन ने बहुत सारे मॉडल दिए थे, आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने, जैसे परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल, वो तरबूज के बीज का, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? यानी जब मान लो ये पत्ती है और इस पत्ती ने भोजन बनाना शुरू किया, सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पर हरित लवक था, हरित लवक और क्या थे? रंध्र, यहाँ से इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो गैस कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन। कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन। हम हमारे द्वारा जो सांस लिया जाता है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा है कि रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ ए ब्लड शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वो होता है किडनी में। किसमें? किडनी में होता है। किसमें होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी के अंदर, ठीक है। फेफड़े, फेफड़े तो सांसों को हवा का यानी वो सिस्टोलिक और डायस्टिक का करते हैं, हवा को भरते हैं फिर छोड़ते हैं, हवा को भरते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। हृदय, हृदय तो क्या करता है बताओ? हृदय तो ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? 4 चैम्बर बनाए होते हैं। पहले चैम्बर के अंदर अशुद्ध रक्त आता है, फिर इसमें और फिर इसमें और फिर इसमें, इधर वाले में शुद्ध आता है, उसमें अशुद्ध आता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करता है, ठीक है। यानी यहां से आया खून, फिर इसको शरीर में भेजता है, शरीर में से वापिस इसमें भेजता है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी दाब लगाता है, ठीक है। चेचक के टीके की खोजें किसने की थी? बताओ, चेचक के टीके की खोज है वो किसने की थी? ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा भाई, चेचक, 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 चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। जेनर, ध्यान से देखो, चेचक और जेनर। चेचक में पहले
में मात्रा है, जेनर में पहले में मात्रा है, इन दोनों में कोई मात्रा नहीं है, तो चेचक की खोज किसने की थी? जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। जॉन साल्क ने किसने की थी? जॉन साल्क ने टीके की खोज की थी। ठीक है, किसके टीके की खोज की थी? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि चेचक के टीके की खोज है वो किसने की थी? चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर ने की थी, और जॉन साल्क ने कौन से टीके की खोज है वो की थी? NH3 किसका सूत्र है? अब ये सारे के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। जैसे मीथेन है, मीथेन किसका फॉर्मूला होता है अभी बताओ फटाफट। मीथेन किसका फॉर्मूला होता है? CH4। अमोनिया क्या होती है? NH3। ओजोन क्या होती है? O3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। एक और अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये सारे के सारे क्या है? अम्ल है। जैसे नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है? HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? NaOH। ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड NaOH, यानी ये क्षार है। और NaHCO3 ये क्या होता है? ये होता है जो हम खाने का सोडा होता है ना, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो वो क्या होता है? बेकिंग सोडा। NaHCO3। Na2CO3.10H2 ये क्या होता है? ये होता है धावन सोडा, जो हम धोते हैं ना, कपड़े धोते हैं, उसका Na2CO3.10H2O। इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Na2CO3 है, उसके अंदर जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। ठीक है। गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग है वो किया जाता है? तो गाड़ियों की हेडलाइट में देखो, गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट नाम बड़ा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो किसी चीज में होना ही नहीं है। हेडलाइट, हेडलाइट बड़ी होती है, नाम भी बड़ा है हेडलाइट, तो इसमें नाम भी कौन सा आएगा? बड़े वाला आएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गए। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण। और गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, साइड मिरर जिसे बोलते हैं, क्या? साइड मिरर, साइड मिरर। गाड़ियों की जो साइड मिरर होते हैं वो छोटे ही होते हैं, छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? छोटे ही होते हैं। और छोटे होते हैं तो नाम कौन सा आएगा? छोटा आएगा, कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद है रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होगे। अगर वैसे रट लिया कि गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण और जो गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए वही गैस का उपयोग किया जाता है जो हमें, अगर हम अंदर ले लें तो मर जाएंगे। हम कौन सी गैस से मर जाते हैं? ऑक्सीजन का अपोजिट कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि हम श्वसन में लें तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। और उसी तरीके से आग बुझाने के लिए कौन सी गैस है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखा है CO2। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। तभी तो आपने देखा होगा कई बार कि ऊंचे जो पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वहां पर भोजन बनाना क्या होता है? दुर्लभ होता है। दुर्लभ का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके कारण कभी आपने ऐसा प्रश्न भी सुना होगा कि एक व्यक्ति है, उसको पहाड़ पर दाल बना रहा है वो, तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि धरती के ऊपर वायुदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये तो सभी को पता है, कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह। इंसुलिन, और इंसुलिन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? बताओ। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, पैनक्रियास बोलते हैं। ठीक है। घेंगा, घेंगा कौन सा रोग है अभी? घेंगा, घेंगे को बोलते हैं गोइटर, लिखा है ना साइड में, गोइटर। गोइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। कई बार हमें ऐसा नहीं होता क्या, गले बैठे रहते हैं, जैसे आजकल ये जो मौसम चल रहा है ना, वो ऐसा ही चल रहा है, गले खराब होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर गोइटर रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है अभी? एनीमिया, एनीमिया खून की कमी से हो जाता है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब देखो, पहले एक क्वेश्चन आया था कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। दोबारा प्रश्न किसका आया है कि पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी?
तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मैडम पीरे क्यूरी, इसने तो एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की। तो इसका मतलब आपकी जो टॉपिक है ना, देखो ऐसे तो साइंस के 55 टॉपिक हैं, 55 से ज्यादा ही होंगे, हम सारे टॉपिक याद नहीं कर सकते, लेकिन आप इस टेस्ट के अंदर देखो 2 क्वेश्चन आए हैं किसके? सिर्फ और सिर्फ खोज के। एक तो पेनिसिलिन की खोज, एक एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक की खोज की थी। इसका मतलब आपके जो खोज वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। खोज वाले क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे याद ही होने चाहिए। जेनर आ गया ना, जेनर को कैसे याद करवाया था कि जय के ऊपर एक मात्रा है, जय के ऊपर एक मात्रा है, तो चेचक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी? पेनिसिलिन। ये नाम ही देखो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मॉडर्न नेम है, पेनिसिलिन और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे ना तो याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन किसके, सॉरी 15 क्वेश्चन किसके? साइंस के। उम्मीद करता हूँ यदि आपके साइंस के 15 में से 12-13% सही हुए ना, तो आप एक अच्छी स्थिति के अंदर हो। ठीक है, और साइंस के कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपको याद करवाने की भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें मतलब सारी चीज़ें रटनी है, नहीं। कुछ चीज़ों को देखो, रटने से ही पेपर पास होगा, और रटनी हमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक वे से रटे ना, तो वो चीज़ें हमें याद रह जाएंगी एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने आपको 2 नाम बताए थे, कौन कौन से? एक तो हेडलाइट के अंदर बताया था, हेडलाइट, और दूसरा बताया था साइड मिरर। अब बताओ, साइड मिरर, आप बताओ ध्यान से। आपको याद होगा कि हेडलाइट बड़ा नाम है, तो इसमें कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण आएगा। और साइड मिरर छोटे होते हैं तो कौन सा आएगा? उत्तल दर्पण आएगा। कौन सा आएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करवाया था। एक आपको बताया था कौन सा, कि निर्वात के अंदर और ठोस के अंदर, ठीक है, आपको चुनना हो प्रकाश को और ध्वनि को। तो बताओ, ध्वनि की चाल है जो सर्वाधिक है वो किस में होगी? ध्वनि की चाल है वो सर्वाधिक किस में होगी? अब कैसे याद करवाया था कि ध्वनि के अंदर 2 ही नाम है, तो ठोस में भी कितने नाम है? 2 ही। प्रकाश के अंदर 3 नाम है, तो प्रकाश की 3 नाम, कौन होगा? निर्वात। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा मतलब इस पेपर को दोबारा आपने पढ़ लिया और जैसा मैंने बताया है वैसे कर लिया, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि जल का परिवहन कौन करता है? जल का कौन करता है? जलोयम। जल का परिवहन कौन करता है? जलोयम। और फल, खनिज लवण और जो सारे बच गए, उसका कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। बताओ, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट याद हुए कि नहीं हुए? अब इस एग्जाम में या इस शिफ्ट में इसने जल का पूछा है, आगे वाले में फल का पूछ ले तो गलत थोड़ी करोगे। इसने ठोस का पूछा है, आगे वाले में निर्वात का पूछ ले कि निर्वात में सर्वाधिक चाल किसकी होती है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेपर है वो याद करवाने की कोशिश की है भाई। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले कि ये चीज़ें किस तरीके से हैं, वो आपको समझ में आ रही है या फिर अपना कोई तरीका है वो और चेंज करते हैं। ठीक है, अब करते हैं मैथ की क्वेश्चन। मैथ की क्वेश्चन तो आप वैसे ही जानते हो, जाने जा रहे हो पूरे आप, वैसे ही कर लेंगे। चलो बताओ, x इज टू वाई, वाई इज टू 10, z इज टू 15 है, तो x, y और z का अनुपात है वो कितना होगा? तो कितना होगा? डायरेक्ट आप काट लो इनको, 1, 2 और 3। जैसे x अनुपात 5 है तो x बटे 5, y अनुपात 10 है तो y बटे 10, z बटे 15 है तो z बटे। ठीक, अब इसका जो बेसिक तरीका होता है ना, वो तो होता है कि 5, 10 और 15 का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। और 30 को क्या कर दो? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सभी के अंदर, और फिर इसको क्या कर लो? काट लो। तो 5 छके 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, 6, 3 और 2 कितने आ गए? 6, 3 और 2। लेकिन 6, 3 और 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 6, 3 और 2 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, 80 का 20% कितना होगा? यानी 80 का 20% कैसे निकालते हैं? 80 का वर्ड हटाएंगे, का हटाते क्या आएगा? गुणा का निशान, और 20% है तो इसको 20 और बटे में कितना आएगा? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 8 दूनी 16। बताओ इजी है कि नहीं है? कितना है? 16। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखो, अगर आप टोटल 50 में से क्वेश्चन करना चाहते हैं सही, कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही हो आपके, अगर आप चाहते हैं कि आपके 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन तक सही हो,
तो आपको मेनली करना क्या है, मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता, साइंस का भी एक आधा गलत हो जाए, जीके का भी एक दो गलत हो जाए, लेकिन मैथ और साइंस तो अपने पूरी हाथ में होती है भी, ठीक है, इनमें 1% भी गलत है नहीं होना चाहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब सर हमें अभाज्य संख्या का नहीं पता, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये मैंने आपको 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर बता दिए, और 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो होती है 2, और एक होती है ना, एक, वो न ही तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, यानी एक न ही तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी 4। ये क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। 1 नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, और 4 क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें बोला है कि 2 अंकों की, तो 1 अंक की तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, फिर कौन आएगी? 11। 11 में 2 अंक, तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा? 11, ठीक है। एक आयत की लंबाई और एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा? किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितनी है? 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, तो यह आ जाएगी 50 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कैसा रहेगा? सी। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चनों का लेवल है वो ज्यादा नहीं है, मैथ के क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कितने सिंपल आ रहे हैं। अब आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो भाई क्या बताएं आपको, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तीसरी क्लास में लगता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल है वो पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कितना लिखा है? 0.4 को भिन्न में बदलो, यानी कन्वर्ट 0.4 इंटू फ्रैक्शन। तो 0.4 है, यहां से एक संख्या बाद में पॉइंट है, इधर लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो कितना है? 4। तो 4, एक पॉइंट हटाएंगे तो 4/10, लेकिन 4/10 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 5 10, कितना? 2/5। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 2/5। आगे देखो, लुप्त संख्या कौन सी है? अब यह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। कैसे? 8, 27, 64, 125, 216, 343। जब आपने ऑफलाइन हमारी क्लासें ली होंगी, किसी ने अगर ऑफलाइन कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो आपको देखा होगा कि मैं रोजाना आपसे ये लिखवाता हूँ कि 1 से लेकर के 10 तक तो क्यूब लिखो, 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर लिखो, 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिखो, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इस तरीके के सारे फॉर्मूले मैं आपसे डेली लिखवाता हूँ। तो अगर आपको ये क्यूब याद है कि ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, ये 5 की क्यूब है, ये 6 की क्यूब है, या 7 की क्यूब है, तो आगे किसकी आएगी? 8 की क्यूब। और 8 की क्यूब कितनी होती है? 512। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा, बी फॉर भल्लाल देव। क्वेश्चन नंबर 37। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? ये लिखा है आपका कि यदि 20 किताबों का मूल्य कितना है? 89 रुपए है, तो 36 किताबों का मूल्य है वो कितना होगा? आप किताबों से नहीं याद है तो आप ऐसे याद कर दो कि 20 बकरियों का मूल्य, 20 बकरियों का मूल्य कितना है? 89 है, यानी 20 बुक्स का जो रेट है वो कितना है? 89 है। तो एक बुक का रेट कितना होगा भाई? एक बुक का रेट होगा 89/20। हमें कितने का पूछा है? 36 का, तो 36 का पूछा है, तो 89/20, और इंटू में कितना? 36। अब काट लो इसको 4 से, 4 5 20 और 4 9 36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, किसको? 89 को किससे कराना है? 9 से करवाना है। तो आपके पास तरीका है, कैसे? 89 है, 89 को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस में 1, और गुणा में कौन है? 9, तो 9
810 माइनस का 9, तो ये कितना बन जाएगा 801। इसका मतलब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 801 भाग में कितना 5। अब इसमें कितने का भाग देना है 5 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5 कितने बचे 3, 5 छीके 30 और टूट गया भाग 0 और 5 160.2 रुपए के आसपास आएगा 160 पॉइंट। तो इसको तो सिंपली क्या करना है जोड़ घटाओ और गुणा भाग ही करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, यहाँ से आकर के थोड़े से जोड़ थोड़े से गुणा और भागना वो थोड़ा सा अच्छा था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जिसका मतलब आप समझ रहे हो क्या, इतने इजी पर्सन आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ ढंग से पढ़ लिया ना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, मार्च अप्रैल मई पूरे 3 महीने तो पूरे पड़े हैं आपके पास। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का वैल्यू क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले याद करवाए थे, कौन कौन से, एक तो ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जो क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हैं ना, मैं आपसे जो डेली लिखवाता हूँ ना, उनमें से कम 5 से 7% आए हैं आपके, नहीं आए तो आप खुद देख लो। ये वाले तीनों फॉर्मूले मैं आपसे डेली लिखवाता हूँ, कौन कौन सा है, एक तो ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, दूसरा क्या है ए माइनस बी का होल स्क्र, ये क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में 2ab, और तीसरा फॉर्मूला आपसे कौन सा लिखवाता हूँ मेरे भाई, ए प्लस बी की होल स्क्र, और ये क्या होता है ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में 2ab। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मैं आपसे लिखवाता हूँ कि नहीं लिखवाता, लिखवाता हूँ ना, तो ये आपके फॉर्मूले हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं, वो आप अपनी जो नोटबुक है ना उसके कॉर्नर पर डाल लो तीनों के तीनों फॉर्मूले, और इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों को डेली रिवाइज करना है, डेली लिखना है नोटबुक के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है, 39 क्वेश्चन नंबर लिखा है आपका कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी, बताओ। परिधि का फॉर्मूला आपने लिखा है कि नहीं लिखा, वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास दोनों के बीच में रिलेशन, अगर आपने ईमानदारी से लिखा है ना तो आपके कम से कम 50 बार आपकी कॉपी में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है सर्कल होता है यानी वृत्त, और वृत्त का ये क्या होता है केंद्र, और केंद्र से लेकर के ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना इसे क्या बोलते हैं परिधि, इसको क्या बोलते हैं परिधि यानी सरकमफेरेंस, ये होता है केंद्र, केंद्र का मतलब ये क्या होता है सेंटर, और सेंटर से लेकर के इस सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है रेडियस यानी आर, और ये आर हमें कितनी दी गई है 7, और हमें पूछा है कि ये बाहर वाली बाउंड्री है वो कितनी है, तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है वो कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर फॉर रेडियस, रेडियस कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बन जाएगी 44, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा 44 सेंटीमीटर बी सही रहेगा। ठीक है, 1250 का 0.006% है वो कितना होगा, तो 1250 गुणा में 0.06% हटाएंगे भाग में कितना आएगा 100, ये वाले दो संख्या बाद में पॉइंट है तो क्या आ जाएंगे 100 और आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बताओ 1 0 से तो 1 0, और अब देखो यहाँ से काटना नहीं है, कभी आप 125 को काट लो नहीं, 125 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 125 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 100 को 6 से कराएंगे तो 600, नहीं समझ में आया, 100 को 6 से कराएंगे 600, और 25 को 6 से कराएंगे तो 150, 600 और 150 कितने हो गए 750, और 750 में कितने का भाग देना है 100 गुणा में 10 का, 1 0 से 1 0, 75/100, 75 बटे में 100, दो संख्या बाद में पॉइंट लगा लो 0.75, कौन सा 0.75, ऑप्शन नंबर बी फॉर बल्लाल, ऑप्शन नंबर 0.75 आपका क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया है और एक क्वेश्चन सेम टू सेम ही ऊपर ऐसा आया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है एक जैसे हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है वो क्या होगा,
अब यहाँ पर आपको संख्याएं ध्यान होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। मैंने ये भी आपको डेली लिखवाया है कि आप लिखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, ओड, इवन, प्राइम और कॉन्जुगेट। ये सारे के सारे नंबर आपको, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, सारे के सारे आपको डेली लिखवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काम आ रहा होगा कि 5 प्राकृत संख्याएं हैं, तो 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, और इनका क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो बीच वाला नंबर ही होगा। बीच वाला नंबर कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। बताओ आया कि नहीं। अब सर बोलो कि ये तो 5 थी, हमने लिख लिया। अगर बहुत सारी हो तो फॉर्मूला होता है आपका n+1/2, n+1/2। जैसे हमारे पास संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 लिखो यहाँ पर, 5 + 1 भाग में 2, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 3 सही। ठीक, आगे देखो, यदि ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है और दोनों मिलकर के कार्य 32 दिनों में करते हैं। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, यानी ए है वो बी से 3 गुना, यानी बी यदि एक काम करता है तो ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी से कितना गुना, 3 गुना, यानी बी यदि एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 3। यही तो बात लिखी है इसने कि कार्य कुशल है, कार्य कुशल का मतलब क्षमता ज्यादा है। तो ए यदि 3 काम करता है, बी एक काम करता है, और ये दोनों मिलकर के कितने दिन, 32 दिन काम करते हैं। आप ये बताओ एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 4 काम। एक दिन में 4 काम करते हैं, और काम कितने दिन तक चलता है, 32 दिन तक। तो कितना आ जाएगा, तो पूरा जो काम है, टोटल जो वर्क है, TW टोटल वर्क, वो कितना हो जाएगा, 32 गुणा में 4। ठीक है, करते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिन में कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है अभी, 3, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो पूरा काम 32 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 128, 128 में 3 का भाग देंगे, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी 42 पॉइंट कुछ दिन लगेंगे, 42 पॉइंट कुछ दिन लगेंगे, 22.6 के आसपास आएगा। तो एग्जैक्ट दिन कितने आएंगे, वो आएंगे 42 दिन, ये लगभग दिन आएंगे 42। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया कि 32 गुणा में 4, और टोटल वर्क आ गया। एक फॉर्मूला होता है वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमें टाइम निकालना था, क्या निकालना था, टाइम। तो वर्क के अंदर किसका भाग दिया, एफिशिएंसी का भाग दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आया तो आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक एक क्वेश्चन है जो ये अर्थमेटिक से आया है, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखो, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देख लेते हो ना, तो भी आपका प्रश्न है वो हल हो जाता है। देखो, किसी संख्या का 44% और किसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है, 286 है। तो वह संख्या है वो क्या है। आप देखो 44% और 33% के बीच का अंतर कितने परसेंट का है, कितने परसेंट का अंतर है, 11% का। बताओ इन दोनों के बीच के अंदर कितने परसेंट का अंतर है, दोनों के अंदर कितने परसेंट का अंतर है अभी, 11% का। कितने परसेंट का, 11% का। और ये 11% का अंतर किसके बराबर है, 286 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो 286 भाग में कितना, 11, 11 दूनी 22, 6, 11 6 66, कितना, 26। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2600। कितनी हो जाएगी, 2600। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी सही है। ठीक, आप यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज के अंदर अंतर देखो ना कितने का है, 44 और 33 के बीच का अंतर कितने का है, 11% का। और 11% का अंतर है तो वो किसके बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 44, 8/7, 9/11, 25/13 का मैसेपे निकालने का सूत्र क्या होगा। ये भी आपको बहुत बार बताया है कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर नंबर्स आए आपके और आपको HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो सबसे पहले HCF ही लिखो ऊपर, और नीचे क्या लिखो, LCM। HCF निकालना है तो HCF
और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर वही लिखना है जो हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम। देख लो अब अंशों का मैसेप है और हर का लेसेप है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब बताओ, ये क्वेश्चन कोई बताने लायक है क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये क्वेश्चन जब आप देख रहे हो ना, इनका सॉल्यूशन करवाने का एक ही मतलब है कि आप जो रियल में एग्जाम का लेवल होता है ना, वो पहचान जाओ कि रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कहीं आप पढ़ रहे हो त्रिभुजों के नियम समरूप क्या होते हैं, सर्वांग समता क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, त्रिभुजों की थ्योरी पढ़ रहे हो, और कोई समरूपता प्रमेय पढ़ रहे हो, कोई थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हो, कोई ऐसा पढ़ रहे हो, वो नहीं। हमसे प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस है 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब आपके पास भुजाएं कितनी है। जैसे त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई? 180 से। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 100। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती है, तो 4 माइनस है 2, 4 में से 2 घटाए 2, 18 दूनी 36, 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। एक पंक्ति में x बाएं से 7वीं स्थिति में और दाएं से 4वीं स्थिति के अंदर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ये जो टोटल वाला फॉर्मूला होता है ना, वो होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। आपको तो ये फॉर्मूला याद करना हो, कुछ याद नहीं करना। राइट प्लस में लेफ्ट माइनस में 1, तो राइट से कौन सा है इसका? चौथा। लेफ्ट से कौन सा है? 7वां माइनस का 1। 7 और 4 11, 11 में से 1 घटाए 10, तो उस पंक्ति में टोटल कितने हैं? 10। रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल के आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या आते हैं? बहुत ही इजी लेवल के आते हैं। आगे देखो, डॉग को कितना लिखा गया है? 415 लिखा जाता है। डॉग, तो गोड को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, इसने मतलब खुले डिस्ट्रैक्ट करके दे रखा है कि जी को क्या लिखना है? 5, ओ को क्या लिखना है? 1, और डी को क्या लिखना है? 4, तो 514। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बताओ, इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी लेवल के पेपर आता है आपका। ठीक है, ये बताओ, एस के से क्या है? छोटा है। एस है, एस वो क्या है? के से छोटा है। इसका मतलब के तो क्या है? बड़ा, एस क्या है? छोटा। ऐसे बना लो। लेकिन आर से लंबा है, ऐसे के से छोटा है, ऐसे के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। इसका मतलब आर क्या होगा? इससे छोटा होगा। ए है वो के से थोड़ा छोटा है, ए है वो के से क्या है? थोड़ा छोटा है। इसका मतलब छोटा भी कौन है? ए, तो ये ए हो गया। लेकिन एस से थोड़ा लंबा है, तो देखो एस को ऐसे बना दें, ए को मैंने पहले साइड में, के से थोड़ा छोटा है, एस से थोड़ा लंबा है। एम सबसे लंबा है, अच्छा ये एम क्या हो गया? सबसे लंबा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? आर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? डी सही। इस तरीके से यदि आप बनाते हो तो आपको पता ही चल जाएगा कौन छोटा और कौन है बड़ा। ये देखो कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा एनालॉजिकल सेम है? जैसे कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है, भौंकने का मतलब उसकी जो आवाज है ना, जैसे आदमी है वो बड़बड़ाता है, जैसे मरमर बोला जाता है, मरमरिंग करना। ठीक है, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। लेकिन बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं करती है, म्याऊं। तो म्याऊं सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। 2 को 16 लिखा है। 2 को 16 कैसे लिखा है? बताओ। अभी मेरे दिमाग में आ गया कि ये 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। बस, यानी 2 को ऐसे लिखा है, 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 को कितनी बार रिपीट कर दिया? 4 बार। 2 2 2 और 2। हमें पूछा है 3 को, तो 3 को तुम भी कितनी बार रिपीट कर दो? 4 बार रिपीट कर दो। तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, टोटल कितना? 81। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये थे आपके 50 के 50 से क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तुम लगाओगे तो हर बार थोड़ी वीडियो देखोगे, एक बार आप सॉल्यूशन देखो किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं।
ठीक है। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है, आप टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, क्या ओनली ये वाला सर्च करना है, एस बी क्लासेज 01, एस बी क्लासेज 01। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी, कई बहुत सारी बुक्स हैं जो चलती हैं, वो आपके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। ऑफलाइन बैचेज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है। अगर आप एग्जाम आर्मी का पेपर क्लियर करना चाहते हैं ना, सफिशियंट टाइम है, इतने टाइम के अंदर ही आराम से पेपर की तैयारी है वो की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। ये जो है वो है आपकी क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, लेकिन आपके क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी ऑफलाइन बेसिस के अंदर आपको बताऊं मैं कि प्रॉपर गाइडेंस रहती है, रोजाना एक टेस्ट होता है, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए भी कंप्यूटर लैब है या ऑनलाइन टेस्ट है वो भी आपको दिलाए जाते हैं, और फिजिकल भी प्रॉपर होता है, क्योंकि फिजिकल ऐसा है कि थोड़ा नॉर्मली आ रही है, अभी आपने स्टार्ट कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। मान लो इस टेस्ट के अंदर आपके 2-4% गलत हो जाते हैं, तुक्के मार के आओ उनमें से, तो आगे फिजिकल के अंदर अगर आपने बढ़िया स्कोर किया हुआ है तो मेन मेरिट लिस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अभी आपका पेपर है, पेपर पर पूरा फोकस रखो, पूरे तन मन धन तो क्या ही है, तो पूरे तन और मन से तैयारी करो। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।